खान साहब को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। हमजा शहबाज साहब की 99% जो डिक्लेयर एसेट्स हैं वो टीटी के ऊपर है। अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना हुई तुम्हें कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। इस तरह भी होता है, इस तरह के काम। वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, नवाज शरीफ के बाद अब शहबाज शरीफ की फैमिली भी मनी लॉन्ड्रिंग की जद में है। क्या टीटी लीक्स नवाज फैमिली की तरह शहबाज फैमिली को भी सियासत से दूर कर देंगी? टीटी लीक्स से 200 से जायद ट्रांजैक्शन के जरिए तकरीबन $26 मिलियन मुंतकिल हुए हैं। ये इल्ज़ाम अब शहबाज शरीफ की फैमिली पर लगाया गया है। अगर हुकूमत और नैब ये सुराग लगाने में नाकाम हो जाते हैं कि ये पैसे कैसे शहबाज शरीफ की फैमिली को ट्रांसफ़र किए गए हैं, और हुकूमत अगर लुटी हुई दौलत वापस लाने में नाकाम हो जाती है, तो हुकूमत पर भी और नैब पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा और अपोजिशन के इस मौक़िफ़ की तायीद हो जाएगी कि हुकूमत बुरी माशी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बनवाने जा रही है। लिहाजा नैब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो शहबाज शरीफ की फैमिली पर लगे गए इल्ज़ामात की सबूत फराहम करे, और हुकूमत के लिए ये है कि वो लुटी हुई दौलत वापस इकट्ठी करके ख़जाने में जमा करवाए, वरना ये तासुर दुरुस्त साबित हो जाएगा कि हुकूमत अपनी बुरी गवर्नेंस को छुपाने के लिए अपोजिशन को टारगेट कर रही है। हुकूमत ने आज लुटी हुई दौलत को लाने के लिए पीपीसी में तरमीम करने की बात की है। अब सवाल ये है कि क्या अपोजिशन भी पीपीसी को चेंज करने के लिए हुकूमत का साथ देगी? साथ ही साथ पंजाब में एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली लाई गई है और उन्हीं ऑफिसर्स को दोबारा तैनात किया गया है जो शहबाज शरीफ ने अपॉइंट किए थे, उनसे बड़े नज़दीक समझे जाते थे। क्या मौजूदा हुकूमत भी पंजाब में शहबाज शरीफ का मॉडल जो है वो फॉलो करने जा रही है? इस पर भी बात होगी और हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, टीटी लीक्स शहबाज शरीफ फैमिली के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं? सवाल नंबर 2, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली क्या पंजाब में शहबाज शरीफ के मॉडल को अपनाया जा रहा है? और सवाल नंबर 3, सदारती निज़ाम पर बहस क्या असल मकसद से तवज्जो हटाने के लिए की जा रही है? ये वो 3 सवाल हैं, अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम उठाएंगे। हमारे साथ मियाँ असलम इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ही देर में मौजूद होंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं, और नबील गबोल साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर प्रोड्यूसर साहब आप सुनवा दीजिए, आज हमजा शहबाज साहब ने ये जो टीटी लीक्स हैं इन पे क्या उनका मौक़िफ़ क्या है, ज़रा वो सुनवा देते हैं और फिर आगे चलते हैं। और मेरे ख़ानदान को जो नोटिस आया है कि आपके सारे ख़ानदान को ECL पे डाल दिया गया है, उसमें 85 अरब नहीं, उसमें 33 अरब की रकम दर्ज है। अब 85 अरब से 33 अरब यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आधे से ज़्यादा फ़र्क है। जो FTTs आई हैं, जो मुझे बाहर से पैसा आया है, ये 2005 से 2008 तक, यानी 2005 और 2008 तक ये पैसा मुझे आया है। उस वक़्त हमजा शहबाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। मैंने जो भी किया उस वक़्त के कानून के मुताबिक किया। जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा है, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना हुई, ये करप्शन साबित ना हुई, तो नियाज़ी खान तुम्हें कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मलिक साहब, आपकी जानिब आती हूँ। हमजा साहब ने जो बात की है ये टीटी लीक्स के हवाले से, उन्होंने ये कहीं डिनाई नहीं किया कि ये रकम जो है ये मुझे मुंतकिल नहीं हुई। अलबत्ता उन्होंने ये जवाब ज़रूर पेश किया कि उस वक्त मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। तो क्या आप नहीं समझते कि ये भी बताना ज़रूरी है, ये जवाब पेश करना ज़रूरी है कि वो लोग बेनामीदार जिनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे वो कौन हैं, जिनसे अब किनारा कशी जो है वो इख्तियार की जा रही है, बताया नहीं जा रहा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नादरा के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुल्क से कभी बाहर नहीं गए, लेकिन उन्होंने ये उनके अकाउंट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। तो सर, आप नहीं समझते ये भी अब इसके जवाब जो है वो देना बनता है? जी, मलिक साहब के हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में असल में कुछ मेरा ख्याल है मौसम की ख़राबी की वजह से वहाँ थोड़ी सी जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं। नबील गबोल साहब की जानिब जाती हूँ।
गबोल साहब, ये अपनी जगह नैब की जो विच हंटिंग है उस पर चले आगे चल के जो है वो बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर इस वक्त जो ये जवाब पेश किया जा रहा है हमजा शहबाज की जानिब से कि जी मैं उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, क्या आप समझते हैं कि इसमें वजन है? अगर जिस तरह नैब कह रही है ये ट्रांसफर्स हुए हैं, बेनामीदार जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, ये जवाब आपको सही लगता है या फिर जवाब देना बनता है कि कौन है ये लोग जो नादरा के रिकॉर्ड में भी नहीं है और उनके अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं? लेकिन जो भी कानून लागू होता है ना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर होता है। आर्टिकल 62 भी जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर होता है, क्योंकि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और अगर आप सादिक अमीन नहीं हैं तो आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हैं, जैसे अगर मुझे कोई पूछे जवानी में, बल्कि अभी भी मैं जवान हूँ, लेकिन अगर अपने लड़कपन के ज़माने में मैं अपने स्कूल के सामने जो कॉलेज थी वुमेंस कॉलेज के बाहर खड़े होकर क्या करता था, तो मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता है, क्योंकि वह हर नौजवान का यही काम था कि बाहर खड़े होकर कॉलेज के बाहर जो है वो खुशगपियों में लगे रहते थे। तो मुझे उस वक्त का कोई सवाल नहीं कर सकता। यही हाल अभी है कि हमजा शहबाज से पूछा जा रहा है कि आपके वालिद जो शहबाज शरीफ वजीर आला थे, रमज़ान शुगर मिल के लिए जो नाला बनाया उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया है वो पब्लिक की मनी थी, वो आपके यानी वालिद ने। सर लेकिन ये तो केस और है ना, ये केस और है सर। तो ये तो नहीं देखे, नहीं मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। अब ये कहाँ की ये मुझे बताएं नैब के ऑफिसर्स की आप कैपेबिलिटी देखें, एबिलिटी देखें उनकी, कि वो पूछ रहे हैं बेटे से कि तुम्हारे बाप ने ये हरकत की, बेटे का इसमें क्या कसूर। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी जो बातें हो रही है सिर्फ मीडिया ट्रायल चल रहा है ऑपोजिशन के खिलाफ, इसके नतीजे में निकलेगा कुछ नहीं। ना फालूदा वालों का पता चला, क्योंकि फालूदा वाले या आपके जो ये पापड़ी वाले हैं ये जितने का पता पैसे निकले, तो आप बताएं तो सही कि कैश विड्रॉ करने वाले कौन थे, जो पैसे लेने जाते थे बैंक से, आखिर पैसे निकालते थे या डिपॉजिट करते थे, उनके सिग्नेचर्स मौजूद होंगे। वो शख्स जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, अभी तक आपने 8 महीने में उस शख्स को नहीं पकड़ा, जो कि एक मैनेजर आपको बता सकता है कि ये सिग्नेचर किसके थे, आपको नादरा वेरीफाई कर सकता है कि ये सिग्नेचर किसके थे, ये कौन लोग थे, उनका पता नहीं चला अभी तक। सिर्फ ये कहा गया जी फालूदा वाले जो थे सिंध के अंदर जितने भी थे वो ओमनी ग्रुप से उनका ताल्लुक था। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है। मैं आपको जी आप बोले जी सर गुजारिश ये थी, सिर्फ मलिक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ भी जाऊंगी, लेकिन इसमें आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नादरा से वेरिफिकेशन हो सकती है। प्रॉब्लम यही आ रही है 70 में से 14 अफराद इस तरह के हैं जो नादरा के रिकॉर्ड में नहीं है। ये अब अगेन मुबैना तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त चल रहे हैं उसके जरिए जो है ये पता चल रहा है। बहरहाल हमजा शहबाज शरीफ इसको डिनाई नहीं कर रहे कि ये पैसे जो हैं ये उनके अकाउंट में नहीं आए। अब जो जिन लोगों के जरिए आए हैं उनका जो है वो उनसे कह रहे हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि सलमान शहबाज साहब के जो है पीछे कुछ चेक्स पे जो हैं वो उनके सिग्नेचर्स भी मौजूद हैं, उनकी डायरेक्शंस मौजूद हैं कि फलां शख्स को जो है वो मैं ऑथराइज करता हूं पैसे विड्रॉ मेरे अकाउंट से करने दिए जाएं। खैर मलिक साहब की तरफ चलती हूँ। मलिक साहब अगेन बात वही है कि हमजा साहब इसको डिनाई नहीं कर रहे कि पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए, ये ज़रूर कह रहे हैं मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। अब आप लोग हमें जिस तरह माजी में भी बताते रहे और आप बहुत हमें एजुकेट करते रहे नैब के हवाले से, ऑब्वियसली नैब जो है वो कनेक्शन जोड़ रहा है कि उस वक्त अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर के आगे से एक रिश्तेदार हैं या बच्चे हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं तो यू नो द ओनस लाइज ऑन द पब्लिक ऑफिस होल्डर कि शायद उसने मुबैना तौर पे उस वक्त करप्शन जो है वो की हो। तो क्या ये किस हद तक ये जवाब आपको जो है इसमें आपको वीक नहीं लगता कि अपनी इस पे वो नहीं दे रहे, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, लेकिन ये जरूर कह रहे मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, ये नहीं बता रहे ये बेनामीदार कौन है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए मैं इसमें आपको 3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो फैक्चुअल बात है जो उस पर मैं आपको थोड़ा सा आपको और आपके नाजरीन के सामने कहूँगा, और एक लीगल है जिसकी अगर आप इजाज़त देंगी तो मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। देखिए अगर मीडिया पे इन चीज़ों को आप इस अंदाज में ले लें, इसके 2 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन ये है, अलग ये किया जा रहा है कि ये पैसे पहले बाहर भेजे गए और वहां से वापस पाकिस्तान में उनकी रेमिटेंस करवाई गई, और एक नॉवल स्टोरी क्रिएट की जा रही है कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का तरीकाकार है।
अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका ये कैसी मनी लॉन्ड्रिंग होगी कि अगर आपने पास कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम है और आप पहले उसको लॉन्डर कर रहे हैं यानी बाहर भेज रहे हैं और फिर वही पैसा रिमिट करवा रहे हैं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन के खिलाफ बात है। ये समझ से बालातर है कि ये कैसे कही जा रही है। अब आ गया दूसरा मामला कि फैक्चुअली कि किन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने ये पैसे दिए। तो अभी जो इन्होंने लोग अरेस्ट किए उनमें से एक शख्स मुश्ताक हैं, जिनको मुश्ताक चीनी वाला कहा जा रहा है। तो उसका जवाब ये दिया गया कि मुश्ताक साहब जो हैं उन्होंने जो ये 60 करोड़ रुपया दिया ये लोन की सूरत में दिया और वो डिक्लेयर्ड है, उनका एग्रीमेंट भी रिकॉर्ड्स में एफपीआर को जहां पर देना था दिए। और तीसरा कि उस लोन की रीपेमेंट में 20 करोड़ रुपया फ्ला अकाउंट से भी पे किया गया और उसकी रीपेमेंट की पूरी ट्रैक भी दी गई कि कैसे है। अब क्योंकि ये एक ओवर 2000 से लेके 2018 तक के उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसमें से 14 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं, जैसे आपने राइट पॉइंट आउट किया, जिनमें डिपॉजिटर के नाम के साथ ये एतराज उठ रहा है कि वो डिपॉजिटर जो है वो कोई सोर्सफुल पर्सन नहीं था और वो रिसोर्सफुल नहीं था, इसलिए ये मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं कि ये पैसे शायद इनके पास किसी कोई टैक्स इवेजन के हैं या ये पैसे इनके पास किसी सेल्स टैक्स को बचाने के हैं, तो ये इन्होंने पहले बाहर भेज दिए और फिर वापस ले आए। अब इसके काउंटर आर्गुमेंट जो बेसिकली डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मुनासिब तो ये होगा क्योंकि ये मैटर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर है और वहां पर जो उन्होंने अपना डिफेंस लेना है और जो भी आंसर देना है वो बड़ा प्लॉजिबल होगा। तो प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि हम पहले उसके ऊपर वो बात जो लॉयर्स कोर्ट में कहेंगे हम उसको, क्योंकि इससे प्रेजुडिस हो जाती है लीगल प्रोसीडिंग। लेकिन मैं आपको एक हाइपोथेटिकल उसकी बात बता सकता हूँ कि अगर वो ये कहा जाए कि ये किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने फॉर एग्जांपल जो टैक्स इवेजन को पकड़ती है, तो फिर वो टैक्स इवेजन को पकड़ने वाली अथॉरिटी ने कोई इनको चार्ज किया होता, किसी ट्राइब्यूनल से इनके खिलाफ कोई फैसला आया होता, कोई सेल्स टैक्स की वायलेशन का आता, कोई इनकम टैक्स की वायलेशन का आता, किसी इंस्पेक्टर का कोई लेटर भी इनको लिखा गया होता। अच्छा, अब जब आप एब्रप्टली कहते हैं कि आप बताएं कि ये कौन लोग हैं, ये मंजूर अहमद या जिस तरह वो आकर आके कह दिया, बताया जी कि मेरे वहाँ का एक पापड़ वाला है, बता दें। तो अब जो इतने इस किस्म का सवाल है, उसके जवाब में मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को ये समझने की सलाहियत दे कि ये लोग जो बात कर रहे हैं इसमें ये बेसिकली उन ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछ रहे हैं जो ट्रांजैक्शन रिमिट हुई हैं और रेमिटेंसेस उनकी लीगल हैं और लीगल चैनल्स के जरिए आई हैं। अच्छा, जब बाहर भेजने की बात है तो हम इनसे सवाल पूछते हैं कि जरा वो बाहर भेजने का सबूत तो बताएं बाबा, वो कौन सा सबूत है जो आपके पास है और आप कहते हैं कि ये पैसे गए। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि कासिम क्यूम मनी चेंजर है। मैंने कल शहजाद अकबर से एक टॉक शो पे पूछा, वो एक प्रेस टॉक के बाद जब उन्होंने वजीर इत्तलात के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इत्तेफाक से मेरे साथ किसी टॉक शो पे थे। मैंने कहा आप ये जो स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है टीवी के ऊपर आप दिखा रहे हैं, ये तो इनवर्ड्स रेमिटेंस की है, तो इनवर्ड्स रेमिटेंस को आप लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी कैसे कह सकते हैं। और दूसरी बात मैंने उनसे ये पूछी कि अगर आपके पास ये एविडेंस है सर, क्योंकि आप तो इन्वेस्टिगेशंस को मॉनिटर करने के वजीर हैं, तो काइंडली जरा मुझे बता दें कि आपके पास वो कौन सी एविडेंस है जिस पर आप कह रहे हैं कि ये पैसे जो हैं बाहर गए और बाहर से फिर ये वापस इस तरह भेजे गए। सो वो चेन वहां पे मिस करता है, वो लिंक मिस करता है। अच्छा चलें, तीसरी बात हम कर लेते हैं ये दो बातें करने के बाद कि अब जो कल बात सुलेमान साहब ने आके एक मीडिया पर उन्होंने एक टॉक शो में की जिस पर उनसे ये सवाल किया गया कि आप बताएं कि ये अफराद कौन है, और वो बार बार एक ही बात पे इंसिस्ट करते रहे कि स्टेट और सिटीजन के दरमियान एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसका मतलब ये है कि जब आप रेगुलेट होते हैं विद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आप रेगुलेट होते हैं विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, आप रेगुलेट होते हैं विद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, आप रेगुलेट होते हैं वो जो फॉरेन रेमिटेंसेस का लॉ है 1948 का। तो इन चार कवानीन के मुताबिक उनका कहना यह था कि मेरी जितनी भी रेमिटेंसेस हैं ये सारी लीगल हैं और मेरे पे किसी करप्शन का चार्ज नहीं है,
मेरे पे किसी किकबैक वसूल करने का चार्ज नहीं है। या तो ये स्टेट अलेज करे कि ये पैसे जो आपके पास हैं, इल्जाम ये होना चाहिए कि ये जो $1.5 करोड़ है, ये $1.5 करोड़ या ये $1.5 लाख आपने फलां शख्स से लिया, तो ये तो इल्जाम हुआ। अब ये क्या इल्जाम हुआ कि ये आपके अकाउंट में कहाँ से आया? ये वो जब डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये मेरे पैसे हैं, तो अब उसको डिपॉजिटर की बुनियाद पर चैलेंज किया जा रहा है। तो जैसे मुश्ताक चीनी का प्लॉजिबल आंसर आ गया है, तो ये मकसूद पापड़ का भी आ जाएगा, खाने इनको एंड में पापड़ ही पड़ेंगे। चले मुझे फजूल किस्म के मुकदमे बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ रहे हैं ये। चले, शाह खावर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाह खावर साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू उनका ले लेती हूँ, फिर मियाँ साहब की तरफ भी चलती हूँ। शाह साहब, ये बताइए कि ये जो हमजा शहबाज साहब बात कर रहे हैं कि मैं उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, और अगर ये जो जिस तरह कल भी सलमान शहबाज साहब ये नहीं बता रहे थे कि जी ये जो जिन्होंने पैसे रिमिट किए हैं, जिनके पीछे स्पेशली चेक्स के पीछे जो है वो डायरेक्शंस दी गई थी, वो भी नहीं जानते कि वो कौन है, उनसे वो कहते हैं मैं नहीं जानता, जबकि लाखों डॉलर्स जो हैं वो गए हैं। तो क्या आप समझते हैं ये केस कोई बनता है, या ये हमजा साहब का जो ये आर्ग्यूमेंट है कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, ये एक प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट है? सर देखिए, जो हमजा शहबाज साहब ने बड़ा ओपनली एक बात का, ये तो ओनरशिप तो उसकी एक्सेप्ट की कि रकम जो है उनके अकाउंट में आई, और वो टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शन थी और वो लीगल थी और उनकी डिक्लेयर्ड थी, और चूंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे उस पॉइंट इन टाइम में, तो लिहाजा वो अकाउंट फॉर नहीं है। बात ये है कि अगर वो खुद पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, लेकिन ये बात तो एस्टेब्लिश्ड है कि उनके वालिद मोहतरम जो थे वो 1999 अक्टूबर तक ही वाज द चीफ मिनिस्टर पंजाब, और अगर नैब इसको मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाना चाहती है या इस चीज का केस बनाना चाहती है कि ये मुबैना तौर पर रकम जो है उनके वालिद ने बीइंग पब्लिक ऑफिस होल्डर इलीगल मीन्स से प्रोक्योर की, और ये हमजा शहबाज और उनके जो दूसरे साहबजादे हैं ये उनके फ्रंटमैन हैं, ये उनके बिहाफ के ऊपर ये सारी जो मनी ट्रांजैक्शन थी या उसकी जो है उनकी जो आती रही, तो इसके लिए उनको एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को लिंक करना जरूरी होगा अगर वो नैब का केस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इसको वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस एस्टेब्लिश करना है, तो उनको उसका एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2010 का, उसमें एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है, उसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का जिक्र है, उसमें एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बना हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, जिसको एक डायरेक्टर जनरल लेवल के ऑफिसर वो देखते हैं, तो उसका एक अपना प्रोसीजर है, और उसकी 3 प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं जो कि इनको इंक्वायर या इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। लेकिन उसमें भी ये जरूरी है कि वो जो अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो उसमें ये बात बहुत जरूरी है कि उस पे आपको इल गॉटन मनी विद द क्राइम प्रोसीड्स जो है वो साबित करना पड़ेगा, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो टोटली रिवॉल्व करता है कि वो पैसा जो कि क्राइम प्रोसीड्स का हिस्सा हो, या वो नारकोटिक्स का हो सकता है, इल गॉटन मनी का हो सकता है, इवन वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी इस्तेमाल हुआ हो, तो ये एक पूरा एक लॉ है जिसमें एक प्रोसीजर दिया गया है। उसमें इनको ये एस्टेब्लिश करना होगा, जैसे मलिक साहब फरमा रहे थे कि पहले कि ये क्राइम प्रोसीड्स थी और यहाँ से किसी तरीके से ये बाहर भेजी गई और उनको लॉन्डर्ड करके बाय लीगल मीन्स वहां से वापस लाया गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। इसके लिए अगर इन्होंने नैब का केस बनाना है तो वो उसमें किसी एक पब्लिक ऑफिस होल्डर का एज एक्यूज होना जरूरी है, और बाकी जो नॉन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनको कनेक्ट करना जरूरी है कि ये उनका उस पब्लिक ऑफिस होल्डर से ताल्लुक था और उसके इमा पे ये उसकी जो प्रोसीड्स थी उसके बेनिफिट हासिल साहब। लेकिन एक चीज जरा क्लैरिफाई कर दीजिए कि अगर जिस तरह अभी मलिक साहब भी बात कर रहे हैं कि जिसने पैसे जो हैं वो डाले, अगर फैमिली उससे लाताल्लुकी इजहार करती है, स्पेशली अगर एक ऐसे टाइम पे चेक के पीछे जो है स्पेशल डायरेक्शंस दी गई हैं, क्या आप समझते हैं इससे शक व शुबात जो है वो जन्म लेते हैं कि आप कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं मेरे अकाउंट में पैसे कौन डाल रहा है, मैं तो नहीं जानता इसको? देखिए, यकीनन कोई भी शख्स अगर कोई पैसे वसूल कर रहा है और उसका जो भेजने वाला है उससे उसकी वो ओनरशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स इसकी तहकीक होना तो लाजमी है। ठीक है। वो चाहे वो आपकी जो एफबीआर की अथॉरिटीज उसको देखें या उसको एंटी जो है लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी देखा जा सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में ये एक बात तहकीक तलब जरूर है और उसकी तहकीक होना लाजमी है। तहकीक होना लाजमी है। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब की जाने जाऊंगी।
मलिक साहब, माजरत के साथ मियां आसम साहब की जानिब जाऊंगी। मियां साहब, अब हमने देखा है, ये चलें अब इसकी तहकीक हम तो कह रहे हैं ठीक है होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मसला यहाँ पे ये है कि डीजी नैब लाहौर बैठते हैं, शहबाज साहब के केस की निटी ग्रिटी जो है वो पूरी बयान करते हैं और कहते हैं जी हम रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं, वो रेफरेंस फाइल नहीं होता। शहजाद अकबर साहब जो हैं वो बैठ के बात करते हैं कि हर साल यहाँ से 10 अरब डॉलर जो हैं वो लॉन्डर होते हैं, उसका कुछ नहीं पता कि अब क्या वहाँ पे हो रहा है। हुकूमत के डिफरेंट नुमाइंदगान जो हैं वो टेलीविज़न टॉक शोज़ पे आके नैब से पहले बता देते हैं नैब क्या कार्रवाई करने जा रहा है। सर, सवाल अकाउंटेबिलिटी पे नहीं है, सवाल ये है कि अब तक जिस तरह ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है उससे तो लग रहा है कि ये सिर्फ नैब और जो पीटीआई की गवर्नमेंट है दे आर वर्किंग हैंड इन ग्लव, और आपकी जो कारकर्दगी है, जो इस वक्त माशी कारकर्दगी जो इस वक्त ज़बो-हाली का शिकार है, उससे नजरें हटाने के लिए है। और ये इस तासुर को तकवीयत मिलती है जब शहबाज साहब को बेल मिल जाती है, जब केसेस ड्रॉप हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, लाहौर हाई कोर्ट के बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आते हैं। सर क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने भी दोस्तों की बात सुनी, उससे पहले मैंने हमजा साहब की भी बात सुनी है जिसको कह रहे थे कि जी अगर मेरे पे मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन साबित ना हुई तो क्या आप कौम से माफ़ी मांगेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ उनका इशारा था। मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आपके ताया जी के ऊपर करप्शन का केस जो है वो साबित हो चुका है, क्या आप कौम से माफ़ी मांगी आप लोगों ने, या उसी डिठाई के साथ आप दोबारा उसको डिफेंड कर रहे हैं? पहले तो आप इसका जवाब दे दें कि एक पूरे जो आपकी फैमिली का सरबराह है जिसके ऊपर करप्शन साबित हो गई, वो जेल में चले गए, और क्या वहां पर आपको शर्मिंदगी नहीं हुई कि आपने कौम का पैसा लूटा और खाया हुआ है? और आप अपनी इस लिहाज से बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ऑफिस होल्डर नहीं है, हसन और हुसैन भी तो उस वक्त ऑफिस होल्डर नहीं थे जब उनके ऊपर करप्शन, जब उनकी आप ऑफिस होल्डर ना हो तो आप ये तो साबित करें कि मेरे जराए किधर से हैं, मेरे पैसे आए किधर से हैं, मैंने पैसा बनाया किधर से है। वो तो कौम पूछने का हक रखती है कि वो भी पूछने का हक नहीं रखती। अगर वो पूछने का हक रखती है, आपके पैसे बाहर से आ रहे हैं, वो पापड़ वाले के अकाउंट के जरिए से आ रहे हैं या महबूब साहब के या मकसूद साहब के, तो आप बता ही दें जनाब ये महबूब पापड़ वाला जो है हमारा पार्टनर है। सर वो तो बिल्कुल बात क्लियर होगी, लेकिन सर ये भी तो बता दीजिए ना कि जिस तरह बैठ के इल्जामात लगाए जाते हैं और उसके बाद उनको प्रूव नहीं कर पाते, नैब हो या हुकूमत हो, तो उससे तासुर तो ये निकलता है ना कि शायद तवज्जो हटाने के लिए मीडिया ट्रायल जो है ये किया जा रहा है। डॉक्टर साहब देखें, मैं कोई नैब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, आप उनसे जरूर पूछें। मेरे सामने तो नैब जो चीजें लेकर आया है, जो मुल्क का एक आईनी अदारा है, नैब के आने से पहले पता चल जाता है। नैब के पास चीजें नहीं होती, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास चीजें आ जाती हैं। क्या बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, ये टीटी नहीं है, ये टीटी नहीं है, ये तहरीके तालिबान मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप है जो मुल्क के अंदर है, जो यहाँ पर बैठ के मनी लॉन्ड्रिंग करता है। वो तरीके तालिबान है जो इंटरनेशनली फाइनेंस होती है, पैसे लेती है, लोगों को मारती है। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और ये भी लोगों को मारते हैं या वैसे मारते हैं, दोनों का काम एक ही है। वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, ये भी इस तरह का काम। चले इजाजत मलिक साहब, सर अगर मुझे इजाजत है, मुझे एक छोटी सी जो है वो ब्रेक लेनी है। मियां साहब अगर इजाजत है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो बात करेंगे क्या ऐसी चीज़ों से नैब की साख और इदारे जो हैं वो उनका जो है वो एक स्टेटस उसको डेंट नहीं लगता, क्या उनकी साख मजरू नहीं होती। विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि नैब जितने केसेस सामने लेके आ रहा है और जिस किस्म के दावे कर रहा है उनको प्रूव उस तरह नहीं कर सका, खा वो डॉक्टर आसम का केस हो या बात हो डीजी नैब लाहौर के जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात की थी। तो उस तनाज़ुर में अखुंज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। चट्टान साहब हमें कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन मलिक साहब की जाने जाऊँगी। मलिक साहब, एक जो इशू अब आ रहा है, ये तो चले सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी अपनी जगह, इस पर हम भी ये बात करते हैं
कि सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए और अगर कोई शवाहिद हैं तो उनको सामने आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है इस मुल्क में। मुल्क जो दौलत लुटी हुई है, असासा जो लुटा हुआ है, वापस आना चाहिए। ऐसे में अगर हुकूमत कहती है पीपीसी में जो है वो चेंजेस करना चाहती है, क्या आप उनके साथ हैं? क्या आप उसमें उनका साथ देंगे अगर अमेंडमेंट ये करने जाते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपको सिर्फ 2 बातें कहने की मुझे इजाजत देनी जी प्लीज। देखिए, अकाउंटेबिलिटी अनडाउटेडली एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी है, और अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल विदाउट एनी किसी शेडो से आज़ाद होना चाहिए कि उसमें किसी किस्म की को पार्टीजन हो रही है। अच्छा, जब हम ये कह रहे हैं कि पार्टीजन हो रही है तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा क्यों कर रहे हैं और मियां असलम इकबाल का क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा ये मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, मेरा सिर्फ ये मुद्दा है कि जो प्रोसेसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैं वो इतने शफाफ होने चाहिए, और जो इल्ज़ाम लग रहे हैं तब उसमें बुनियादी बातें कि अगर इस इल्ज़ाम का पहला अगर लेट्स से मीडिया ट्रायल आप कर रहे हैं ना, कि कोर्ट का ट्रायल तो भी बात की बात है, अभी तो इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पे है, तो एक ट्रायल में मीडिया के सामने फेस कर रहा हूँ। तो जब मैं ये सवाल उठाता हूँ कि आपने मुझे ये इल्ज़ाम लगाया कि ये रेमिटेंसेस आपके पास जो आई हैं ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो प्लीज काइंडली मुझे वो प्रोसीड ऑफ क्राइम के साथ कनेक्ट तो करें। तो वहां पर मुझे कनेक्ट नहीं करते, साथ ही चोर डाकू का एक शोर मचा देते हैं। तो मलिक साहब, कथा कलाम, ये माफी प्रॉब्लम तब होती है जिस वक्त पूछा जाता है कि लोग लाखों डॉलर कौन डाल रहे हैं पीछे, जिनके स्पेसिफिकली जिनके साथ लिखा गया है कि इसको चेक कैश कराने दिया जाए, उसका पता नहीं होता कौन है। हाँ जी जी। नहीं, मैंने आपको बताया कि जब आप मुझसे ये सवाल पूछती हैं कि आप बताएं कि ये मकसूद कौन है, तो मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह मैंने मुश्ताक का बता दिया कौन है, मैं मकसूद का भी बताऊंगा कि कौन है। मैं बताने से शाय अवे नहीं कर रहा। और जब मैं एक लीगल चैनल अडॉप्ट कर रहा हूँ और वो लीगल चैनल मेरा रेमिटेंसेस का है, और रेमिटेंसेस जब मेरे अकाउंट में आ रही हैं तो मुझे उस पैसे को छुपाने की जरूरत नहीं है, और ना उसका सोर्स मुझे। मलिक साहब, माजरत के साथ अगर ये बात की जाती कि मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बताऊंगा तो उसकी एक अहमियत और होती, लेकिन ये कहना मैं तो जानता ही नहीं हूं। और कल हम सब ने देखा, आपने भी देखा सलमान साहब का जो इंटरव्यू है, उसमें देखिए उसका बुनियादी सवाल ये है कि जब वो ये कह रहे हैं कि स्टेट और सिटीजन के दरमियान एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका बुनियादी मकसद जब 3 दफा ये सवाल उन्होंने किया, शाहजेब ने किया उनसे ये सवाल, पहले सवाल के जवाब में भी उन्होंने कहा कि स्टेट का और सिटीजन का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, और मैं अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर इस कैपेसिटी में नहीं हूं कि मैं पर्सनली था कि नहीं था, और अगर मेरे पेरेंट्स की वजह से भी, तो मुझे उसको कनेक्ट करने के लिए तो आपको चाहिए ना। कथा कलामी की माफी, मसला ये है, ये बिल्कुल मैंने सुना कि स्टेट और सिटीजन का कॉन्ट्रैक्ट एक है, लेकिन साथ फिर ये कह देते कि मैं इस पे जवाब नहीं देना चाहता, बजाय इसके कहना कि मैं नहीं जानता। उसी शक व शुबा जो है वो पैदा होते हैं। लेकिन सर अगर आगे चले, मुझे अगर ये बता दीजिए, जो पीपीसी में चेंजेस ला रही है हुकूमत, लाने की कोशिश कर रही है, ऑब्वियसली अकेले तो नहीं ला सकते, आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी? किस चीज में चेंजेस ला रही है जी? पीपीसी में जो ये इसमें लॉ में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो ये डेथ पेनल्टी है मनी लॉन्ड्रिंग की वो निकाली जा सके, ताकि बाहर से एमएलएज अगर आते हैं तो उनको जो है वो बैरूनी हुकूमतें जो है वो उन पे जो है वो ताउन करें। डेथ पेनल्टी की वजह से इस पे जो है वो उनका अदम ताउन ना नजर आए। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, देखिए इसमें जो बुनियादी मैं बात आपसे करूंगा वो ये है कि ये एक्ट आया था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो ये 2007 में आया था जी। और इसके प्रियम्बल में जब आप पढ़ेंगी तो आपको नजर आएगा कि ये उस वक्त टेरर फाइनेंसिंग को चोक करने के लिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 2010 में इसके अंदर 2 अमेंडमेंट्स ऐड की गई, जिसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम के हवाले से, यानी अगर कोई जो लोग पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं उनकी कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आती हैं तो उसको भी इसी एएमएलए के अंदर डील किया गया, इसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। अच्छा, उन 2 अमेंडमेंट्स के आने के बाद इसका स्कोप बड़ा वाइड हो गया, लेकिन यहाँ पर एक बात तय है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के लिए आपको पहले एक ऑपरेशन ऑफ लॉ चाहिए, और ऑपरेशन ऑफ लॉ किसका होगा? ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा एंटी जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो सब्सटेंशिएट तब होगी जब आपके पास किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी का,
सेल्स टैक्स अथॉरिटी का या फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस जो फॉरेन रेमिटेंसेस का एक्ट है उसमें से किसी पे आप चार्ज हुए हो, ऑटोमेटिकली ये लॉ इन ऑपरेशन नहीं आता। अगर ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को देखता है तो फिर ये इनवर्ड रेमिटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ दो सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरी गुजारिश सुनिए। जी क्विकली सर, जरा आपका सवाल बड़ा अच्छा है, आपके प्रोग्राम में वक्त थोड़ा होता है, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। और एक हमारा कंपेटिबिलिटी का भी इशू, मियां असलम इकबाल तो मेरे भाई हैं, इनके साथ मैं कभी को बहुत ज्यादा एतराज वाली बात नहीं करता और मुझे कुछ इनके साथ तकल्लुफ भी है बात करते हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम दलील से बात करें और दूसरी तरफ बैठे साहब जो होते हैं वो चोर डाकू के मंत्रा पे और एक पॉलिटिकल रिटोरिक पे चले जाएं तो फिर किसी आर्गुमेंटेटिव कंक्लूजन पर पहुंचा नहीं जाता। इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी है कि आपने इतना पर्टिनेंट सवाल उठाया और उस पर जो कल आपके सामने ये मामला कि आप ये बंदे का बताएं कौन है, तो देखें ये 2000 से लेकर अभी तक ये इनकी 40 तकरीबन 30 अरब रुपए की इनकी 8 या 10 बिजनेस कंसर्न्स हैं। उनकी जो डेली की ट्रांजैक्शंस हैं वो कितनी होंगी, एक बड़ा क्वांटम होगा। आउट ऑफ मलिक साहब कता कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन वी आर गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। अब मेरा ख्याल है आपने इसको अगर ये कह दिया है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इस पे बात होगी तो लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट। मुझे बताइए, अब जो हुकूमत चेंजेस लाना चाह रही है क्या उसमें आप सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं हुकूमत की तरफ भी जाऊं फिर? नहीं, देखिए हुकूमत जो चेंजेस लाना चाहती है उसका जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट होगा सामने आएगा, देखेंगे उस पे बात ठीक है। अभी तक आई एम नॉट। चले ठीक है, चट्टान साहब की चट्टान साहब की तरफ भी जाऊंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मियां साहब की जानना चाहूँगी। मियां साहब, अभी ऑपोजिशन का जो मौक़िफ़ है पीपीसी के हवाले से वो तो आपने सुन लिया, उन्होंने कहा जी ड्राफ्ट आएगा तो हम करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा जिस तरह पार्लियामेंट चल रही है कि इस पे आगे कोई मामला तय पाएंगे। ऐसे में अगर लॉ में तरमीम करनी है, एक तो ये बता दीजिए कैसे करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके बकौल आपके ये बड़ा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है जिसकी वजह से पैसे वापस नहीं आ रहे। दूसरा ये बता दीजिए, जो कहा जाता था कि 10 अरब डॉलर हर साल इस मुल्क से जो है वो लॉन्डर होते हैं, तो आपको आए हुए 8 महीने हो गए, तो गालिबन तकरीबन कोई 6.5 अरब डॉलर तो मेरा ख्याल है इस टाइम तक बन जाते हैं। तो कहाँ वो पैसा कहाँ लग रहा है, क्या वो रिकवरी हुई है? जी डॉक्टर साहब, पहले जो लॉ में अमेंडमेंट की आपने बात की है तो डेफिनेटली जब वो कैबिनेट से, फेडरल कैबिनेट से निकलेगा और निकल के तो वो असेंबली के लिए पेश किया जाएगा, फिर ही उसके मजीद खदोखाल के ऊपर बात की जा सकती है कि उसके अंदर क्या चीज़ें हम अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, जिससे जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको किस तरह से उसको कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है और उसके ऊपर सजाएं कौन सी तजावीज़ दी जा सकती हैं, तजावीज़ की जा सकती हैं। दूसरी आपने जो बात फरमाई है, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका कि वो मनी लॉन्ड्रिंग, देखें जो मनी लॉन्ड्रिंग पहले पाकिस्तान से हुआ करती थी वो आपके सामने उसकी शक्ल आपको नज़र आ रही है। वो जो रेमिटेंसीज के ज़रिए बाहर से, जैसे अभी मैं नाम लूँगा तो फिर बात वही आ जाएगी पॉलिटिकली के पापड़ वाला कोई है, कोई महबूब है, कोई क्यूम है, कोई मंजूर है, कोई कासम है, कोई बला है, कोई खान साम है, कोई दूसरा है, उनके नाम पे आ रही थी। अब यहाँ पर होता यूँ है कि पैसे आपके मुल्क में होते हैं, उन पैसों को आप बाहर भेजते हैं और बाहर से रेमिटेंस लगवाकर मुल्क के अंदर लेकर आते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह की होती रही है और इसकी कहानियां अब आपके सामने आ चुकी हैं। लिहाजा अब आपने देखना है कि जो आपके रेमिटेंसेस जो आपके मुल्क के अंदर आ रही है, अब तो बाहर से जो रेमिटेंस आती है उसका भी एक साइज है, उस साइज को आपने साबित करना होता है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, कितने पैसे भेज सकते हैं, क्या उसका तरीकाकार होगा। ये इंटरनेशनली जो अब वॉच किया जाता है वो तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद है। अब जो रहेगी बात कि आपने कितना इस पे इसको कम किया, तो मैं समझता हूँ कि इस पे काफ़ी हद तक जो आपकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने काफ़ी इस पे काबू पाया है और हम ये समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का अब अंसर पहले की निस्बत कम हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा।
बिल्कुल कोई ना कोई अभी भी कुछ इस तरह के लूप होल्स होंगे जिनकी वजह से अभी तक हो रही है, लेकिन ये उस वक्त तक होती रहेगी जब तक कि हम सब मिलकर पार्लियामेंट के अंदर से कोई इस तरह का लॉ ना बना लें कि जिससे हम इसको कम करने के लिए कोई ऐसी सजाएं न तजवीज करेंगे तो ये कम नहीं हो सकती। दूसरे मुल्कों ने, दूसरे ममालिक ने जो इसको काबू पाया है, उसका तरीकाकार भी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के जरिए ही उन लॉ को बना के उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है और एम्पावर किया अपनी उन एजेंसीज को, ताकि वो इसको ट्रेस करने में या इसके जो भी मामला है उसको देखने में उनके पास भी जो है वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इसके ऊपर अमेंडमेंट है, अपोजिशन भी इसमें बैठेगी और मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अपोजिशन जो है वो अगर तो मुल्क के साथ सिंसियर है और कोई अच्छा लॉ बनने जा रहा है तो उसमें जरूर अपनी बेहतर इनपुट जो है वो हमें देगी कि जिसको देखते हुए हम मुल्क की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। अच्छा मियां साहब, मैं आपकी पर्सनली बहुत इज्जत करती हूँ। मसला सिर्फ ये है कि हमें जिस तरह एजुकेट किया जाता था, पीटीआई ने कोई 3 साल जितना भी धरने का टाइम रहा और उसके बाद जो एक अग्रेसिव सियासत रही, उसमें हमें ये बताया कि किस तरह मनी लॉन्डर होता है। आज आपने एक नई मंतक जो है वो पेश की है कि अब ये रिमिटेंसेस के तौर पे जो है ये पैसा वापस आ रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि अभी तक ये मंतक बाय द वे से किसी ने पेश नहीं की, इवन शहजाद अकबर साहब ने ये पेश नहीं की कि रिमिटेंसेस जो है ये उसके जरिए जो है ये पैसे आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को एक सेपरेट उन्होंने रखा है, रिमिटेंसेस उन्होंने सेपरेट रखी हैं और ये किसी ने हमें आज तक नहीं बताया। जी, मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए गुजारिश सुने, मनी लॉन्ड्रिंग 2 तरीके से है। एक ये है कि आप पैसा यहाँ से ले जाते हैं और बाहर से भेज देते हैं, और उसका तरीका जिन्होंने वाइट करना होता है वो रेमिटेंसेस के जरिए भेजते हैं, जिन्होंने अदरवाइज कोई दूसरी ट्रांजैक्शन होती है तो वो हवाला हुंडी चलता है जो कि राइज है, जो आपके मुल्क में होता रहा है और हो भी रहा होगा अभी तक, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। मैं ये कतई नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब बैंक टू बैंक एक ट्रांजैक्शन जब होती है तो ऑब्वियसली भेजने वाला की पता होता है कि ये पापड़ वाला नहीं है, ये कोई कयूम या महबूब नहीं है, ये प्रॉपर आदमी है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहां से पैसे चले हैं, कहां पर आए हैं, वो तमाम चीजें पता चलती हैं। अगर जो हवाला हुंडी होता है, जी सर, जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये ट्रांजैक्शन है, जैसे कल बात हो रही थी एक निजी चैनल के ऊपर बैठकर और जिनके ऊपर इल्जामात थे सलमान शहबाज साहब के ऊपर, तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं बताता, वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में पैसे किसने भेजे हैं, मुझे नहीं पता। तो वो चीजें अब आपके सामने, आपको पता होना चाहिए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उसका तरीकाकार क्या होता है, तरीका वारदात क्या होता है। वो तरीका वारदात डिफरेंट होता है, वो ये वाला तरीका वारदात नहीं होता जिससे मुल्क के अंदर पैसे, बेसिकली पैसे तो आप हुंडी के जरिए भी मुल्क में ले आएंगे, लेकिन क्योंकि आपने उस इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के जरिए अपने पैसे को वाइड करने के लिए अपनी औलादों के नाम पे घुमा के भेज देती है, या वो सोर्स बताए कि उन्होंने पैसे। चलिए सर, आपका पॉइंट आगे मैं जरा मलिक साहब की जानिब जाती हूँ। मलिक साहब, बड़ी माजरत के साथ मुझे तो नहीं समझ आई कि क्या समझाया जा रहा है, असलम इकबाल साहब क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैं पूछ रही थी कि वो 10 अरब में से अभी तक 6.5-7 अरब तो आ जाने चाहिए थे। आपको अगर समझ आई हो तो सर मुझे समझा दीजिए। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, ये तो मिसकंसीव्ड है सारा मामला ही ना। बुनियादी तौर पे उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि गालिब जो लोग इस पे बात कर रहे हैं, जैसे उस दिन मैंने शहजाद अकबर साहब से मैंने पूछा, मैंने उनसे कहा कि मुझे आप ये एक नॉवल आइडिया लग रहा है बेसिकली, कि आप लिंक ये कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि पहले ये पैसा किसी मनी चेंजर के पास गया और वो पैसा फिर आपने बाहर भेजा और बाहर से फिर आपने एक लीगल चैनल के जरिए वापस मंगवा लिया। तो उसमें जो वापसी का ट्रैक है आप वो दे रहे हैं, जो भेजने का ट्रैक है वो दे नहीं रहे, इल्जाम लगा रहे हैं। या तो मुझे भेजने का ट्रैक भी दे दें, जहां पर एक डिपॉजिटर तक का आपको पता है कि ये जो डिपॉजिट दे रहा है इस अकाउंट में उसका नाम मकसूद है और वो एक नॉन एंटिटी है जिसका पासपोर्ट तक नहीं है। तो आपके पास फिर वो पैसा किस प्रोसीड ऑफ क्राइम का है
वो लिंकेज भी होना चाहिए। आपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसको कल इस्टेब्लिश करना है, या आपका मतमा नजर ये है कि आपने सिर्फ मेरी शोहरत को दागदार करना है, मेरे लीगल बिजनेसेस को आपने ग्रे और शेडी डिक्लेयर करना है, और आपने मेरा एक मीडिया ट्रायल करना है। और कल को जैसे आपने खुद अभी पहले बात की, जैसे आशियाना केस में हुआ, जैसे रमजान शुगर मिल्स के केस में हुआ, और देखें चले एक इसमें दो, मैंने एक टेस्ट एग्जांपल आपको दी थी मुश्ताक चीनी की, दूसरी मैं आपको दे रहा हूँ कि हमजा साहब की रेमिटेंसेस का आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है कि हमजा साहब की रेमिटेंसेस का कहा गया कि ये बहुत बड़े क्वांटम में हैं और 85 अरब की हैं। सर आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट। आपको होता है प्रोग्राम का टाइम जो है वो थोड़ा होता है। आई एम सॉरी, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मियां हसन इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, और गबूल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में ये जाते जाते ये ज़रूर कहूँगी कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि नैब जितने भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं नैब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे और ये प्रूव हो, वरना नैब पर और हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत बड़े सवालिया निशान जो हैं वो उठ जाएंगे, ऑलरेडी उठ रहे हैं कि क्या ये अपनी जो कारकर्दगी है उससे नज़रें हटाने के लिए तो सब कुछ नहीं हो रहा। सो इट्स इम्पेरेटिव कि ये प्रूव हो। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।